और कंजंक्शन में हम पढ़े थे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है। अब भाई कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में हम कौन से कंजंक्शन पढ़ रहे थे? अच्छा, आइदर और ए। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया क्या? ठीक है, आइदर और ठीक है भैया, दोबारा लिखना पड़ेगा वो तो। नॉट ओनली और इसके अलावा बोथ एंड, है ना। तो देखो भाई, मैंने आपको कल कहा था कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और बोथ एंड से समान यानी इक्वल रैंक के पार्ट्स ऑफ स्पीच जोड़े जाते हैं। इक्वल रैंक के क्या जोड़े जाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि नाउन से नाउन जोड़ना पड़ेगा आपको, प्रोनाउन से प्रोनाउन, वर्ब से वर्ब, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव, ठीक है, और एडवर्ब से। अच्छा, इसके बाद मैंने कहा था कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो के बाद यदि हमको कोई वर्ब लगानी पड़े, क्या लगानी पड़े, यानी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब लगानी पड़े, तो वो किसके अनुसार आएगी? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार आएगी भैया? ठीक है। बोथ एंड के बाद हमेशा कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। ये कल मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था शायद, है ना। अच्छा, अब बात करेंगे एक दो एग्जांपल की, कि नॉट ओनली, हाँ जी, नॉट ओनली she but also you was ever taking the class। तो भैया क्या आएगा इसमें, क्या गलती है आप छाड़ के बताओ। इसमें कोई गलती है कि नहीं है? अच्छा, गलती नहीं है तो फिर मेन वर्ब लगा के बताओ, सॉरी ये हेल्पिंग वर्ब लगा के बताओ। अरे नॉट ओनली बट आल्सो के बाद हमको कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़े तो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि, और यू क्या लेता है? अच्छा, हमने किस किस को जोड़ दिया? प्रोनाउन को और प्रोनाउन को, यानी इन दोनों का क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इक्वल हो गया। इधर भी प्रोनाउन है और इधर भी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक और एग्जांपल लिख रहा हूं कि बोथ शी एंड यू was taking the class। तो भैया इसमें क्या आएगा? वर्ब। देखो हमारा सेकंड सब्जेक्ट भले ही सी है, लेकिन हमको वर्ब कौन सी लगानी है? प्लूरल, ठीक है। इधर नोट डाल के लिख रहा हूं मैं। नोट हमारा ये रहेगा कि नॉट ओनली बट आल्सो, तथा, लिखवा देंगे भैया, टेंशन मत लेना। बोथ एंड वाले सेंटेंस का DENC का मीनिंग सेम होता है। सेम करते यानी कि समान होता है। अच्छा, इसी के साथ बोथ एंड के साथ किसका प्रयोग नहीं करते भैया? नॉट का प्रयोग नहीं करते। नॉट का प्रयोग यानी बोथ एंड वाले सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा। उतारो यहां तक। उसके बाद मैं आइदर और, नाइदर नॉर वाले का एग्जांपल लिख रहा हूं। Either teacher or students is या are absent today in 12th class। लगाना भैया आपको, है ना। neither singing nor dancing is या are
allowed in the school during the session. भैया दोनों एग्जांपल को उतारो और दोनों एग्जांपल्स को उतार के दोनों में वर्ब लगाओ। क्यों मुझे यहां तक दिख रहा है? Neither singing nor dancing is allowed in the school during the session. मुझे इसमें दिख रहा है, तुमको वहां पर नहीं दिख रहा बोर्ड पे? समझ में नहीं आ रहा? कौन सा करो भैया? ठीक है भैया, हम समझा देंगे, टेंशन क्यों ले रहा है? अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉट के बाद यदि हमको वर्ब लगानी पड़े तो किसके अनुसार आ जाएगी? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? लेकिन आपको ध्यान रखना है हमेशा यूनिवर्सल है कि बोथ एंड के बाद हमेशा प्लूरल ही आएगी। मैंने आपको 10वीं में बहुत बार पढ़ाया था, ये कम से कम 20-30 उदाहरण दिए होंगे इससे। भैया मिटा दूं? अरे मिटा दूं क्या? समझ में आया कुछ? अरे ये तो तुम्हारे पढ़े पढ़ाए ही पहले के, ये तो समझ में आना चाहिए। देखो भाई, एक और एग्जांपल है, एज, एज वेल एज, एज सुन एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, फॉलोड बाय। इनसे यदि दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो किसके अनुसार आ जाएगा? वर्ब पहले कर्ता के अनुसार। नहीं पढ़ा तुमने? इन्होंने तो पढ़ाया, देखो इन्होंने, ये पीछे बैठी है सब। हाँ भाई, हमने इसमें पढ़ लिया कौन कौन से? बहुत एंड वाला हो है ना पूरा? तो अब डालो भैया सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, सॉरी एक और इसमें एज वेल एज डालो भाई, एज वेल एज, एज वेल एज। अच्छा, जैसे या फिर जैसे के, इसका अर्थ होता है जैसे या फिर जैसे ही, जैसे के जैसे। अरे के जैसे यानी उसके जैसे, अरे के जैसे यानी कि उसके जैसे। देखो भैया, इसका एक ही एग्जाम्पल नियम है कि यदि एज वेल एज, कि यदि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वर्ब पहले कर्ता के अनुसार, तो वर्ब पहले कर्ता के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी भैया? पहले कर्ता के अनुसार। जैसे कि शालिनी, एज वेल एज, शालिनी के जैसी प्रीति, शालिनी के जैसी, हाँ मालिनी जो भी है, प्रीति इज और क्लेवर। You as well as she. You as well as she have a car. Child as well as एल्डर, एल्डर नहीं भैया, इनको बोलेंगे ओल्ड, ओल्डर, ठीक है, यानी बुजुर्ग। चाइल्ड एज वेल एज ओल्डर हैज या हैव एन इंटेलिजेंस। तुमने गांव में सुना होगा और गांव में अधिकतर सुना होगा, क्या सुना होगा कि बच्चों के जैसे बुद्धि कौन रखते भैया? बड़े बूढ़े। कौन रखे? इसकी तो बच्चा बुद्धि हुई है, बोलते ना गांव में। तो मैंने कहा कि एज वेल एज जिसका होता है जैसे या फिर के जैसे, ठीक है। जैसे कि यदि एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं
तो वर्ब किसके अनुसार आएगी भैया? पहले कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? पहले कर्ता के अनुसार वर्ब लगा देंगे। तो हमारा पहला एग्जांपल है कि शालिनी एज वेल एज प्रीति इज आर क्लेवर। कहा कि भैया क्योंकि हमको जो वर्ब लगानी है वो किसके अनुसार लगानी है? पहले कर्ता के अनुसार, यानी कि शालिनी के अनुसार। तो इसमें क्या लगा देंगे? इज। क्या देंगे भैया पे? अच्छा, यू एज वेल एज सी, यानी तुम्हारे जैसी वह है या है एक आर। तो यहाँ पे क्या जाएगी? यानी उसके जैसे तुम भी क्या रखते हो? कार रखते हो। ठीक है। चाइल्ड एज वेल एज ओल्डर एज या हैव एन इंटेलिजेंस। हाँ भाई, एक सेकेंड। अच्छा, ये चाइल्ड सिंगुलर है फिर प्लूरल है? एक सेकेंड। अब भाई सुनो, अब भाई लड़कियां बताएंगी, लड़कियां सिंगुलर है फिर प्लूरल? पक्का? कहाँ पढ़ा? हाँ भाई, पीछे से बताओ, सिंगुलर फिर प्लूरल है? पक्की बात ना? बड़ो खाऊं फिर कोई ने बताओ? हाँ, पढ़ाया जाए तो सिंगुलर ही है। ठीक है। और सिंगुलर के साथ क्या लगा देंगे? ठीक है भैया। अच्छा, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है जानते हो क्या? चिल्ड्रन। क्या होता है? अच्छा, बेबी का बताओ, बेबी का। भाई बेबी का बताओ। अरे बेबी का प्लूरल बताओ। हाँ भाई, को क्या लगा देंगे? IES। अच्छा, बेबी ही होता है फिर सी होता है? अच्छा, इस बेबी का वो बताओ मुझे, क्या बोलते हैं? पर्सन बताओ, पर्सन। हाँ भाई बताओ। अरे बच्चा ही या फिर सी? एक सेकेंड, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बेबी मस्ट बी हंग्री। अच्छा, आपने क्वेश्चन टैग पढ़े ना 10th क्लास में? क्वेश्चन टैग पढ़े ना? तो बेबी मस्ट बी हंग्री, इसका आपको क्वेश्चन टैग बनाना है। हाँ भाई, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ। आई मस्ट। अरे भैया, अगले साल में जो 10th वाले थे उन्होंने क्वेश्चन टैग खूब पढ़ाए और मैंने आपको बढ़िया तरीका से बताया। तो इसमें बेबी के लिए प्रोनाउन लगा के बताओ। इजंट यू? क्या बनेगा बता सपना? भाई अंजना बोले भाई मस्ट। अरे जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो भैया नेगेटिव बनेगा हमारा क्वेश्चन टैग। तो मस्ट नॉट, बेबी मस्ट बी हंग्री, यानी बच्चा भूखा हो सकता है। लॉजिकल डिडक्शन है भैया, और लॉजिकल डिडक्शन के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का। जब हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो फिर टैग भी क्या बनेगा? नेगेटिव। और यदि ये हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव होता तो क्वेश्चन टैग क्या बनता? पॉजिटिव। तो इसमें बन जाएगा भैया मस्ट नॉट, या तो लगाओ इट, या तो लगाओ। अच्छा, इट नहीं लगा रहे तो ही और सी। भैया बेबी के लिए प्रोनाउन हमेशा इट आता है, ध्यान रखना। बेबी के लिए प्रोनाउन क्या आता है? और इट इसलिए आता है क्योंकि बेबी होता है ना, बेबी हो सकता है वो लड़की भी हो और हो सकता है वो लड़का भी। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अच्छा बच्चे के लिए भैया मिटा दो उसको। एज वेल एज में कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, इसी के साथ साथ और भी भैया क्रम में एज वेल एज विद टुगेदर विद अलोंग विद इन एडिशन टू बिसाइड्स फॉलोड बाय, इनके साथ भी यदि हम दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो जो हमारी वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी? पहले कर्ता के अनुसार। ठीक है, आपके इसमें एज वेल एज दे रखा है भैया, मिटा दूं क्या? ठीक है। हाँ भाई, अब डालो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट। हाँ भाई, हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शन तो पढ़ लिए। ठीक है, अब बात करेंगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की। और सबऑर्डिनेट में हमने पहला लिखा था भैया एडवर्ब क्लॉज ऑफ MPTR, मैनर, तरीका। और जब मैंने आपको 10th क्लास में टाइम एंड टेस्ट पढ़ाए थे तो उसमें आपको मैंने एक प्रयोग बताया था एज भैया एजो का, एज भैया एजो का बताया था ना। जैसे तो कोई, तो वो क्या बता रहा था? हमारा मैनर बता रहा था।
अच्छा एज भी एज दो से पहले यदि फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो फिर बाद में क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब। और यदि एज भी एज दो से पहले यदि सेकंड फॉर्म आ जाती है तो उसमें क्या लगा देंगे, या तो हेड प्लस वर्ब लगाओ या फिर क्या लगाओ, हेड भी लगाओ। नहीं याद है तुमको? अरे याद नहीं है, भूल गए। तो भैया इसमें लिखेंगे ऐसे क्लॉज या फिर ऐसे कंजंक्शन। अब भाई ध्यान रखना कि जब हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर पढ़ रहे हैं यानी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पढ़े तो यहाँ पर आपको हमेशा ऐसा सेंटेंस मिलेगा कि जिसको पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? क्योंकि अब हम इन सेंटेंसों को अलग नहीं कर सकते, मीनिंग पूरा करने के लिए किसी अन्य सेंटेंस की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो बनाएंगे कौन सा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और उन कंजंक्शन से हमने क्या बनाए थे, कंपाउंड। और जहां पर किसी कंजंक्शन का यूज नहीं होता तब क्या बनते हैं, पॉजिटिव। ठीक है, आई बात समझ में? कोऑर्डिनेट से कंपाउंड, बिना कंजंक्शन से पॉजिटिव, और सबऑर्डिनेट से कॉम्प्लेक्स। ठीक है भैया। अच्छा अब वे कंजंक्शन कौन कौन से हैं जो मैनर बताते हैं, क्या बताते हैं भैया, यानी कि तरीका बताते। तो सबसे पहले बात करेंगे एज भैया एज दो की, किसकी, अरे तुमने तो ये बहुत कम कर रखा है, अच्छा मैनर और ये है कि नहीं आपके, उतार लिया। देखो अब भाई इधर देखो, अब डालो वैन, हटा दो इसको। अब भाई वैन का होता है जब, क्या होता है, और ये क्या बताता भैया, एग्जैक्ट टाइम। क्या बताता है, यानी कि एग्जैक्ट टाइम। अच्छा एग्जैक्ट टाइम को भैया और भी बोला जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, क्या बोलते हैं उसको। हाँ भाई अब मैं आपको वेन का प्रयोग करना सिखा रहा हूँ। वेन का प्रयोग कहाँ पर होता है अंग्रेजी में, ठीक है। इसके लिए मैं आपको 2 या 3 स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। देखो वेन से पहले मिलेगा आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म, क्या मिलेगा, हेड प्लस, और वेन के बाद मिलेगा आपको सेकंड फॉर्म। ठीक है, अरे इधर देखो कि वेन से पहले मिलेगा आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म और वेन के बाद मिलेगा सेकंड फॉर्म। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और भी है भैया वेन का यूज, कि वेन के बाद मिलेगा आपको सेकंड फॉर्म और वेन से पहले मिलेगा वॉज वर्ब प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, वॉज वर्ब प्लस, यही बात समझ में आएगी, रुक जाओ, है ना। अच्छा ये स्ट्रक्चर इधर भी हो सकता है, यानी वेन से पहले आपको इधर भी मिल सकता है और ये वाला स्ट्रक्चर इधर भी मिल सकता है। ठीक है, अच्छा टेंस बताओ भैया, पास्ट इंडेफिनिट प्लस परफेक्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट प्लस, यानी पास्ट इंडेफिनिट तो इधर मिलेगा और परफेक्ट आगे मिलेगा, या फिर आपको आगे मिल सकता है पीछे मिल सकता है। जब वेन आएगा क्या हुआ, अरे एग्जांपल दूंगा ना तब पता चलेगा आपको, है ना। पहले नहीं करवाए, पहले डायरेक्ट लिखवा दिया थे, है ना। अरे अभी आ जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस इंडेफिनिट। देखो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, है ना, तब समझ में आएगा। एक नोट डाल के लिखेंगे कि वेन तथा बिफोर दोनों एक ही होते हैं। आप भी बचपन से जब से अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं, यानी छठी क्लास में थे या फिर तीसरी क्लास में थे, और तब से आपको टेंस पढ़ा रहे हैं गुरुजी मार साहब, जब से टेंस पढ़ा रहे हैं तब आपको मार साहब ने टेंस में बताया होगा भैया कि डॉक्टर थे आवे थे पहले, मरीज मर चुका था, हैं? हाँ 3 साल पहले का आवे ना, तो भैया वही स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो कर रहा है। देखो मैंने कहा कि वेन और बिफोर दोनों एक ही होते हैं, कि द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। अच्छा कब मर चुका था, जब वेन डॉक्टर कैम। हम भैया रीच भी कर सकते हैं, ठीक है, रीच भी कर सकते हैं। कैम भी सेकंड फॉर्म है किसकी, कम की।
द पेशेंट हैड डाइड कि पेशेंट मर चुका था। अच्छा, कब मर चुका था? जब डॉक्टर आया। जब डॉक्टर, और मैंने यहाँ पर अभी अभी लिखा है कि वेन तथा बिफोर दोनों एक ही होते हैं। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज, तो भैया यहाँ पर वेन की जगह किसका भी प्रयोग कर सकते हैं? तो मैंने यही स्ट्रक्चर बताया आपको कि वेन से पहले आपको मिल जाएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और वेन के बाद मिलेगा सेकंड फॉर्म। कौन सी मिल जाएगी? पेशेंट में टी उड़ गई का? कोई बात नहीं ना। द पेशेंट हैड डाइड कि पेशेंट मर चुका था। अच्छा, कब मर चुका था? जब हमारा डॉक्टर आया है ना। तो देखो, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ रही है? दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता पड़ रही है। तो इसी को कह देंगे क्लॉज। क्या कह देंगे भैया? क्लॉज। और क्लॉज कौन सा? जो हमको क्या बता रहा है? टाइम। क्या बता रहा है? तो इसीलिए इसको बोला जाएगा एट द क्लॉज ऑफ टाइम। और कौन सा टाइम? एग्जैक्ट टाइम वाला। ठीक है, अरे कौन सा टाइम भैया? एग्जैक्ट टाइम। क्या बताता है? वेन। क्या बताता है? ठीक है। तो द पेशेंट है डैड की पेशेंट मर चुका था। अच्छा, कब मर चुका था? जब डॉक्टर आया, और डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। वेन और बिफोर दोनों एक ही होते हैं, कभी कंफ्यूजन मत होना। आपको बिफोर की जगह वेन का प्रयोग दिया गया है, तो वहां पर वेन ही आएगा ना, और आपको वेन और बिफोर दोनों दिए गए हैं, तो दोनों आ सकते हैं। आगे बात समझ में? अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर लिखा मैंने कि वॉज वर प्लस आईएनजी आएगी वेन से पहले, और उसके बाद क्या आएगा? सेकंड फॉर्म, यानी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। तो देखो कि वेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहां पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा। द पेशेंट द प्लेयर वॉज अवर प्लेइंग फुटबॉल। अब भाई आई बात समझ में? अरे मैंने इस वाले सेंटेंस को कॉमा लगा के आगे लिख दिया है, और कुछ नहीं है। कि व्हेन आई रीच दिया, जब मैं वहां पर पहुंचा। द प्लेयर वाज प्लेइंग फुटबॉल, तो प्लेयर क्या कर रहे थे? फुटबॉल खेल रहे थे। तो व्हेन से पहले क्या आएगा? वाज पर प्लस आईएनजी, और व्हेन के बाद सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। अच्छा, इसी सेंटेंस को तो इस तरीके से लिख सकते हैं भैया। द प्लेयर वाज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन आई रीच्ड देयर। तो भैया मैंने ये स्ट्रक्चर बताया आपको कि व्हेन से पहले या तो मिलेगी हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे मिलेगा वॉज प्लस आईएनजी, और दोनों के बाद क्या मिलेगा आपको? सेकंड फॉर्म। क्या मिलेगी? ठीक है। और व्हेन और बिफोर दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं। आगे बात समझ में? तो द प्लेयर वाज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन आई रीच्ड देयर, कि जब मैं वहां पहुंचा तो जो प्लेयर थे वो क्या कर रहे थे भैया? फुटबॉल खेल रहे थे। ठीक है, इससे आगे कल पढ़ेंगे। अरे वेन ये कॉमा लगा के मैंने आगे लिख दिया सेंटेंस, बस कुछ नहीं है। कॉमा लिख के दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं। अरे इस क्लॉज को हमने आगे लिख दिया बस। अरे इस क्लॉज को क्या कर दिया? आगे लिख दिया, और कुछ नहीं है। सेंटेंस ये हमारा दूसरा, ये देखो, ये इधर ये वाला सेंटेंस है ना, ये इसी का दूसरा रूप है। अरे इस वेन को, वेन वाले क्लॉज को आगे लेके आएंगे तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? कॉमा। बस ये अंतर है।